So, good morning, everyone. So, I'm Karan Sadhwani from Prince Civil Services, and I am here to discuss about the economy paper of UPSC 2023 mains. Okay. So, as usual, first of all, if I टॉक अबाउट कि क्या कंटेंट रहा, किस लेवल पे क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से इकोनॉमी के ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस थे. ठीक है. एंड 8 क्वेश्चन थे, 4 समझ लीजिए आपके नॉर्मल इकोनॉमी से और 4 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से, जो कि ट्रेंड फॉलो होता है हर साल से, कोई नया नहीं है. और क्वेश्चंस भी ज़्यादा इस बार मेरे पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस लगा. आप लोग वहाँ एग्जाम देते हो, मुझे पता है कि एग्जाम देने पे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट आती है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि हाँ, इट इज क्या कहते हैं डुएबल था. ओके. तो मूविंग अहेड, डिस्कस करने आए आज हम क्वेश्चन के बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, particularly of MSME. Comment on the present policies of the government in this regard. So a very straightforward and a direct question, ज्यादा कुछ इसमें करने को है नहीं. The thing is, अगर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो तो लेट मी चेंज द पेन. तो आप एक इंट्रो ले सकते हो जहां पे आप एमएसएमई की इंपॉर्टेंस से डाटा डाल सकते हो, लाइक इट्स परसेंटेज इन द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी और इट्स परसेंटेज इन द ओवरऑल ग्रोथ और द नंबर ऑफ जॉब्स इट प्रोवाइड. तो आप एक कोई डाटा डाल दो, बी इट एनी, इट कुड बी ऑफ एनीथिंग, दैट परसेंटेज इन मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन. ऐसा आप कुछ भी ऐसा डाटा डाल सकते हो जिससे कि एक ओवर व्यू आइडिया लग जाए कि कैसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई. फिर आई वुड से कि ये जो लाइन है, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एम्फेसाइज करो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्टिकुलरली जीडीपी, हाउ इट विल हेल्प इन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. इसके लिए आप क्या कहते हैं, पूरी तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बता सकते हो कि एमएसएमई से जॉब क्रिएशन होता है, एमएसएमई से जॉब क्रिएशन, एमएसएमई से आपका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूरल डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक है. इसके बाद इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और आप एक ये भी एग्जांपल डाल सकते हो कि फॉर इंडिया टू अचीव द ग्रोथ of or of a dream of achieving the 5 trillion economy, we have to at any cost develop our manufacturing sector. चाहे आपका ये ग्रोथ हो गया हो जो सर्विस सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर का है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत जरूरी है. इवन आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हाउ दिस विल हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट. आप इससे पूरी तरह से एक डिटेल में आप अपना एक आंसर दे सकते हो कि क्यों एमएसएमई एक जॉब इकोनॉमिक ग्रोथ के, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल ग्रोथ है, इंडिविजुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अपैरल सेक्टर, इट विल आल्सो हेल्प इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो लिंकेजेस है इसकी बाकी इंडस्ट्रीज से, वो भी बहुत ज्यादा है. आप इसमें डाल सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, जो कि खुद यूपीएससी का एक सिलेबस है, वो कैसे बूस्ट हो सकता है. ठीक है. तो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग से बूस्ट करती है. और जैसा मैंने आपको कहा है कि ये तो है ही है जॉब क्रिएशन का. ओके. एंड अगला चीज जो लिखा है, दैट इज द कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. सो टन्स ऑफ पॉलिसीज है गवर्नमेंट की इसको सपोर्ट करने के लिए. चाहे आप उद्यम पोर्टल ले लो, चाहे समाधान पोर्टल ले लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो है पीएलआई वाली जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो चल रही है सरकार की, या फिर एमएसएमई संबंध जो रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल था, समाधान पोर्टल, संबंध पोर्टल, जो भी आप इस तरीके के कई एक पोर्टल है, कई एक क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है. इवन आप डाल सकते हो इसका भी जो ई नैम है, भले वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट कई एमएसएमई से वहां भी प्रोक्योरमेंट होता है, तो आप वो सारी स्कीम्स को डाल सकते हो. क्रेडिट गारंटी स्कीम है. ठीक है. तो वेरी बेसिक क्वेश्चन,
और इतना काफी है। एंड फॉर कंक्लूजन आई वुड से कि आपको अगर कंक्लूजन करना है तो कंक्लूजन के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि एमएसएमई सेक्टर बैकबोन है डेवलपमेंट के लिए, या फिर टू अचीव इंडियाज गोल इन द अमृत काल ऑफ 25 मिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ये भी एक इजी, मतलब कंक्लूजन में आपके पास बहुत से चीजें हैं इसके लिए लिखने के लिए। आप इंट्रोडक्शन में जैसा एक चीज और आप लिख सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में एमएसएमई 2006 एक्ट के बारे में लिख सकते हो, इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन और वेरी जेनरिक क्वेश्चन जो कि मतलब इजिली किया जा सकता है वुड से। अगला क्वेश्चन है, मूविंग अहेड, that what is the status of digitalization in the Indian economy, examine the problem faced in this regard and suggest improvements. So see, a very straightforward question. It says that status of digitalization of the Indian economy. Okay, so first of all I would say that if you have to write about this, so for introduction again you can go with a data that how internet penetration is increasing in our country, or digital penetration. Or the second thing you can do is not using this data, you can focus on that how in the changing time, and you can use the term of industrial revolution, revolution 4.0. You can talk about this, and you can talk about the stance and taken by the government of India after this present government, this NDA government, and its focus after 2015 over the digitalization of the economy. You can say this in the introduction. When we come to the main body part, see, I can show you what are the specific point which you should have written. Okay, it's not that this is a perfect way of writing. See, we all know that the mains paper is very subjective in nature, and I have given mains many times. I know what problems and what challenges a student face on that time. Now discussing this question after the examination is a whole different game. Okay, and writing that exam in the main examination hall is a whole different pressure game. I know this. So I won't say don't get disheartened if you have not written like this or that. This is one way of writing. Your way be a different way of writing. That doesn't matter. We are discussing the what was the demand of the question. Okay. So when we come to the main body, we can talk about the in the different sector. I would say you can divide it. You can divide this question in the different sector, that how it is digitalization is increasing in the Indian economy. Okay, you can write it in the agricultural sector, or you can write this in a manufacturing sector. Okay, in the household sector, or how private sector, I would say. In and even you can relate this with the Indian economy being digitalized in the form of governance. How in the field of governance, I would say economic governance, how this digitalization is improving day by day. You can write this also, or you can write this into the service sector, how digitalization is improving in the, or day to day our UPI payment. And you can prove your point that status, you have to tell about the status of the economy. You can tell about the all the agriculture. You have many apps. For weather forecasting, you have Mosam app, ENAM app, okay, AgriStack, AgraMart. Okay, for the manufacturing sector, I have told you already, Udyam Portal, Gem. These portals. For the services sectors, you can write more than their sufficient. You can write the fintech technology growing, fintech, financial technology. You can talk about this, that financial technology. You can talk about the investment in the share market. You can write about the apps like Grow, and all these apps are coming which are increasing people
participation in the money market and the capital market. You can talk about this. So this would be a sufficient data, I would say, for showing the what is the status of Indian economy. And instead explain the problem in this regard. Okay. So problem is also very straightforward. This number one is digital divide. Okay, and you can back this with sufficient, or I would say good data that there's a digital divide between rural and urban area. Okay, the problem of privacy, problem of language barrier. See, in our country, the most of the apps are in English language, but the people here are difficult in understanding English and do not have that command over the English language. So you can write about the language barrier, the digital divide, privacy concern, cyber security problem, especially in the digital infrastructure. Now, in the fintech technology, we have the cyber security problem. All you can talk about the infrastructural problem. All you can talk about the digital oligarchs. See, these are which companies? These oligarchs. These are the companies like Google Pay, you can see the Meta, and these are the companies which are overall surrounded over these platforms and using their to these are, I would say, digital oligarchs. Okay, now there's a problem of skill gap, and people are not that according to one of the survey, only 20% of the Indians are know to use the digital technologies effectively, I would say. So these are the points you can write. Okay, and suggest some measures. See, suggest some measures. So what measures you can say? Suggest measures which you can suggest is I would say measures. Okay, the number one measure would be we need an act of right to privacy or data protection act. Okay, privacy data protection of BN Shri Krishna committee report, or on the lines of GDPR, general data protection, which was in the by the European Union. Okay, now we need to focus on make in India. See, all the semiconductor chips are made from Taiwan, America, and China, which poses a greater security threat to our country. So I would say that make in India schemes or Atmanirbhar Bharat would help us to give a boost to this, protect us from these problems faced by the digitalization of the economy. Okay, skill training, skill training, skill training on the institutes on the lines of what we have this ITIs and vocational training. Institutes can be made on the lines of that digital institute, which are focused on specifically on the digital infrastructure. So these are the steps which you can take. And in the case of conclusion, you can write that this is the need of the hour. See, for 150 words, you have enough data over there. Okay, and most importantly, I know when you are preparing for your mains examination, you know data much better. We used to go in the examination. I used to go and I know all the candidates go into the examination. They memorize all data. So you must be knowing more data than I know at this point of time. So there is skill training, make in India, cyber security concern. All these you can suggest some measures for each problem. Okay, so moving ahead with the next question. See, another simple question. Okay, so it is how e-technology help farmer in production and marketing of agriculture produce. Okay, so I would suggest that you can write a simple introduction that e-technology is nothing but the use of ICT, that is information communication technology, in enhancing the governance, or in this case, enhancing the agriculture productivity. And you can, for the main body, which is the main part, I would suggest that you can divide the question in two parts, that is production
and marketing. ठीक है. In case of production, you can talk about precision farming, and in that also you can talk about precision agriculture, precision irrigation. Okay, and for this you can talk about that use of AI, okay, and machine learning would help us in creating a good infrastructure for this precision farming. Okay, तो ये सब बातें आप कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि प्रिसीजन फार्मिंग की बातें आप कर सकते हो. और क्या कर सकते हो आप? ठीक है, आप ऐप्स के बारे में बात कर सकते हो. प्रोडक्शन में और ऐप्स आ जाएंगे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए ऐप है. हाउ वेदर फोरकास्टिंग आप इरिगेशन की हेल्प के लिए डाल सकते हो. आप ऑनलाइन जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम के थ्रू, जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी सॉइल की क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, आप इस पे डाल सकते हो. ठीक है, और आप जीपीएस जियो टैगिंग जो फार्मिंग में होती है यूज, आप उसका यूज डाल सकते हो टेक्नोलॉजी के यूज में. आप एग्री टेक्स करके एक आता है सॉफ्ट ऐप, आप इसके बारे में बात कर सकते हो. ठीक है, so when it comes to this eSagu and SeedNet, there are many more apps. eSagu, I remember there's a SeedNet. So these apps could be used in marketing, but when it's come to for production, for marketing, the first is, everyone knows, this is the eNAM. ठीक है, then there is AgraMart. ठीक है, AgraMart. Okay, and that is another is AgraMark or AgraMarket. Another is Kisan call center, Kisan call center, and there are apps for retail, knowing the exact price of the price from the mandi. This will help in the price discovery. Price discovery. Okay, so overall the thing is that these are the apps which you can be used to know the exact price at that point, and will help farmer to get a better price. Okay, and schemes like this, I would say that many of the apps are there which you can talk about, like there's another scheme, AgriStack. I've talked about this. It's an tax, and there's a scheme I know. This is AgriStack. So these are more than sufficient scheme. You have 4 points here, there's 7, 8 points here, and you must be knowing more of the apps here, which you can use to prove your point that how your technology is helping the farm. Okay, so when it comes to production, see, I would say you use these apps to supplement your answer or give backing to your answer. The main point should be your this answer should be about I would say that water wastage are reduced, increase productivity, increase soil fertility, informed decision making. These should be your main points, and for this you should back with, like if I say informed decision making, then you can write the app like this. For example, see, you can write and point informed decision making, and you can write that weather forecasting, for example, weather forecasting like Mosam app. Okay, so these are the points in which you should write. Okay, and these don't write the apps directly like enam and all. You write the problems which they have solved, and then you supplement with that with your answer. Okay, then you supplement with this with your these apps and mobile data, or I would say softwares, whatever you find it, you should supplement it with that. Okay, so moving ahead. Now the question is, state the objective and measures of land reforms in India. Okay, discuss how land ceiling on land holding can be considered an effective reform, economic criteria and economic criteria. See, when we talk about
See, when we talk about the land reform, so this is a very simple question, that is the objective. In the introduction, you can write about the I would say the different of I would say the history of the land reform. That what land reform exactly means, an exact definition. There are many definitions I used to in fact wrote it down and used to write in the paper. So you can write the definition. And for the objective of the this, so this is objective is also very clear cut, straightforward question. What are the objectives? That is the equitable growth, okay, tenancy, okay, tenancy rights, or and social equality, and reducing the rural poverty, and cooperative farming, and boost of agriculture, cooperative farming, increasing agriculture productivity, and most importantly, we normally forget this, that is the securing tribal rights. We seldom forget this fact that land reforms were also related to securing the tribal rights. Okay, so please do write this problem. Okay, and what were the other question is a very simple one. What are measures taken? What were the measures taken? Measures were updation of land record, Tenancy Act, that is the Model Tenancy Act. Now it is sealing on the land holding, which is the point here. Land sealing on the holding, and consolidation of land. The land were fragmented in the area, then consolidation of the land. Okay, so these were the measures taken. And now comes the important part, discuss how land sealing policy or land holding can be considered as an effective reform under the economic criteria. Okay, I would say that see, positively you can write very thing that लेबर्स, और ये कह सकते हो आप कि जितने भी जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लैंड का, ये तो आप बातें कर सकते हो, ये तो सही बात है, पॉजिटिव में आ जाएगा. एंड how this helped in agriculture productivity and how it reduced the land fragmentation. But I would somehow say that you should, however, write some 2 or 3 4 points which are lagging, or you can say that it happened due to not properly implementation of land reforms. See, the land fragmentation, the land leasing. Now there are farmers who are very much want to buy, purchase new lands and lease it for a contract or self do the farming for the contract purposes, but they aren't able to do this. What this has given, that mechanization कम हो गया एग्रीकल्चर का, इन्वेस्टमेंट कम है एग्रीकल्चर का. तो आई वुड से कि आप 2-3 अच्छे पॉइंट लिखिए, तो 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखिए. ओके, 1-2 आप नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे तो इससे आपका चीजें सही रहेगी. अगर आप अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो तो थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कि इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हो गया ओवरऑल इकोनॉमी में. ओके, so moving ahead, most of the employment is structural in nature. Very, I would say, a easier question on the easier side. That is, the most of the employment is structural in nature. See, structural unemployment is unemployment where there is a gap between skill in the market. द मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है स्किल की, वो रिक्वायरमेंट स्किल नहीं है. लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसका, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि अभी के टाइम पे अगर जॉब की कॉल आने लगे अपॉर्चुनिटी कि आप एआई आपको आनी चाहिए, कंसिडर लेट्स से कि आपको एआई आनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आपको जॉब मिलेगी.
So if you're not getting the job because you don't have that skill, say artificial intelligence, then this type of unemployment is structural in nature. So the question says that most of the unemployment in India is structural in nature. Okay, so you have to, and another point is examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvement. See, first of all, you have to prove this point. Okay, how can you say that most of the unemployment in India is structural in nature? So it is structural in nature. As you can see here, that you can take many examples. Many examples like we can talk about the changing nature of the economy. We can talk about the lack of skill, lack of vocational skill. People are of India are normally not getting employment because they have the degrees, but they don't have the vocational skills. Another point which we have, they lack the industrial link. Since there is a lack of industry academia linkage, since there is a, I would say, a divide between or gap between industry and academia linkage, so I would say that they they lack in the industrial skills, which is the need of the hour. Also the the education which we get in our schools or in our colleges are not that much useful in the real field, I would say real world. Okay, so these you can write. Okay, and you can write the changing nature of the economy. That changing nature of the economy is what? Artificial intelligence. ठीक है, now machine learning. Okay, now we have another type of economy developing, that is the gig economy or platform worker. Gig economy. So these economy are not getting, the people are not getting so much uh, I would say so much they don't have that much of expertise in this. Okay, so we can write this. A very good question. You can tell about the how it is structural in nature. So machine learning, what are the reasons for that? And when it comes to compute unemployment, okay, so there are basically two or three methods which is used to compute unemployment in the country. Okay, that is the PLFS, periodic labor force survey. Okay, you can talk about this in detail, or you can talk about this weekly estimates which we get, weekly estimates, or this is CMIE, that is the current current daily status, sorry, current daily status survey, current daily status survey. Okay, and what are the issues related to it? Okay, so issues, you can say that it has very low frequency, this PLFS low frequency. Okay, most of the in India the workers are informal in nature, or you can informal हो गया, you can talk about the problem with the migration. भाई माइग्रेशन के कारण जो है एग्जैक्ट डाटा हम जो है इकोनॉमी का ले नहीं पाते, तो ऐसे कई एक पॉइंट है जो आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कह सकते हो. ठीक है, स्ट्रक्चरल जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है आप उसकी बातें कर सकते हो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे देश में. ठीक है, तो आप ऐसे, या फिर जो आपका जो गैप हो, जो दो सिस्लिकल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, या जो भी दो लोग जॉब चेंज करने के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे आप कई बातें कर सकते हो. वेरी आई वुड से, और कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि व्हाट आर द चेंजेस विच वी कैन डू. ओके, तो इतना खास ऐसा टॉपिक ये भी नहीं था. क्वेश्चन ये, इसमें जो मुझे जो डिफिकल्ट पार्ट लगा वो ये था, ये जो वो है. और मैंने एक चीज नोटिस की कि ये सारे टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक आपके करंट में आ रहे हैं. सारे टॉपिक्स ये करंट में आपका था भी. ओके, आगे चलते हैं. ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि
distinguish between care economy and monetized economy. How care economy brought into the monetized economy through women empowerment. ठीक है, ये बहुत ही हमको क्या कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वुड से कि एक ऑन अ डिफिकल्ट पॉइंट है, देखने में भले इजी लग रहा है कि केयर इकोनॉमी क्या है। पहले तो केयर इकोनॉमी क्या होती है? केयर इकोनॉमी वो सारे इकोनॉमी है जो मेनली एक आई वुड से दैट फिजिकल साइकोलॉजिकल जो हेल्प प्रोवाइड करते, लाइक नर्सेज, आशा वर्कर्स, और जो वुमेन मेनली इमोशनल नीड्स जो प्रोवाइड करती है। किसको? देखिए सब है इसमें, आप सिर्फ फिजिकल मत डालिएगा, फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स, ठीक है, जो फुलफिल करती है मदर या कोई भी एक वुमेन मेनली जिस इस जॉब में, दैट इज कॉल्ड केयर इकोनॉमी, एंड दैट टू द चिल्ड्रन एंड बेसिकली एल्डरलीज। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है केयर इकोनॉमी की। और मोनेटाइज इकोनॉमी तो आपको पता ही है, वैसी इकोनॉमी जो कि मोनेटाइज की जा सके, जिसके पैसे मिलते हैं। तो अब इसके बीच में आपको क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। आप नेचर ऑफ वर्क पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है। आप ये कह सकते हो कि केयर इकोनॉमी जो है बेसिकली वुमेन सेंट्रिक है और मेजॉरिटी ऑफ दैट वुमेन है, और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जो है वो मेनली मेल है। जेंडर गैप रिपोर्ट को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, ये ज्यादातर क्या कहते हैं, पेड होती हैं। मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पेड ही हैं, लेकिन जो केयर इकोनॉमी है ज्यादातर अनपेड वर्क की तरह चली जाती है, इनको समाज में भी ऐसा कोई स्टेटस नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन दोनों के बीच में। और उसके बाद आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये हमको लगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई वुड से चैलेंजिंग क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी में आया है, दैट इज हाउ कैन केयर इकोनॉमी बॉट इनटू मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, तो सबसे पहले तो मुझे जो पॉइंट लगता है, दैट इज नंबर वन पॉइंट वुड बी द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इनको फॉर्मल में लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप ऐसी बातें कर सकते हो। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ओके। आगे आप कह सकते हो क्या, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी लेवल पे आपको एक ठीक ठाक सा चेंज लाना पड़ेगा, ताकि आप बता सको कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये केयर इकोनॉमी जो है आ सके। पॉलिसी लेवल पे आपको इसको बताना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज सम टाइप ऑफ वर्क विच शुड बी पेड। और ये रिसेंट टाइम में कई ऐसी इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेट्स है वो इन चीजों को कंसिडर कर रही है। शायद केरला की है या हरियाणा की, एग्जैक्टली डोंट नो द रिमेंबर द नेम, बट ऐसा किया है। थर्ड आप पॉइंट लिख सकते हो कि जो फ्लेक्सिबल आवर्स, जो वर्किंग आवर है वो वुमेन के क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए, ठीक है। कम टाइम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जॉब में, बहुत रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कि 9 to 5 की जॉब करनी ही करनी है, चाहे तो वो 7 घंटा करे, 6 घंटा करे, 3 घंटे करे, या फिर किसी दिन हफ्ते में 12 घंटा कर ले, 20 घंटे कर ले। तो इस टाइप की जो फ्लेक्सिबल आवर ऑफ वर्किंग है ये आपको करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट फर्स्ट। पहले तो एक डाटा की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है और ये कितनी बड़ी है, इसको हमें एक समझने की जरूरत है। तो डाटा की जरूरत है एक तो हमें, तब जाकर के इस केयर इकोनॉमी को हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम एक तो पॉलिसी लेवल पे अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं डोमेस्टिक लेबर के लिए। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए हमें वर्कर मिलते हैं, इनकी हम इनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी की कि इनको क्या मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए इन फ्यूचर, इनकी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं, जहां ये काम कर सकती है केयर इकोनॉमी को। तो वी कैन टॉक अबाउट वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत है।
लाइक कृषि फैसिलिटीज होनी चाहिए। आई वुड से दैट फॉर वुमेन जो न्यूली मैरिड, वो न्यूली मतलब मदर है, उनके लिए एक स्पेसिफिक रूम्स होने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, एंड द कृषि फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके यंगर वंस के लिए। तो दीज आर द स्टेप्स विच कुड बी टेकन एट द पॉलिसी लेवल, जो कि ये कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, explain the change in the cropping pattern in India in the context of consumption and marketing condition. See, same question, same question. पहले तो आप समझिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, और ये आप अपने अराउंड सराउंडिंग में देख सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया होगा, इसका आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो पीनट बटर का। आज के टाइम पे पीनट बटर इज अ वेरी, मतलब उस समय तो लग रहा है स्टेपल फूड ना हो जाए, हर कोई खा रहा है पीनट बटर और ब्रेड के साथ। ओके, सो दीज जो ये जो फूड है, ये जो प्रॉपर पीनट बटर है, तो इसके कारण क्या हुआ होगा, कहीं से पीनट तो आया होगा ना। तो दीज थिंग्स जो है विद कंजप्शन पैटर्न जो है क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज देखा गया होगा। और यू कैन एग्जांपल तुम देख सकते हो इसका, किनुआ, किनुआ रुक गई, this quinoa, this is a, क्या कहते हैं, it is a seed which normally now gym going body boys or men or young women do take this to prevent in the replacement of rice, okay, for weight loss and for muscle gain. Quinoa ले लेते, that is the, now we have chia seed, now we have oats. Okay, so these pattern changes, okay, these oats, or I would say the cash crop are मोइन फूड क्रॉप से हम लोग जो है कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हमारे प्रोडक्शन के, हमारे खाने के कंजप्शन पैटर्न में क्योंकि चेंज आ रहा है, कंजप्शन पैटर्न में चेंज आ रहा है। ठीक है, कंजप्शन पैटर्न में चेंज आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हॉर्टिकल्चर, ये सब आपको पॉइंट लिखना, राइज इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, राइज इन द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइज इन द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक गुड्स। ओके, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो सिक्किम वाला। ठीक है, आप इसकी बात कर सकते हो कि सिक्किम में कैसे हमारा जो गुड्स है उसकी बात हो रही है। उसके बाद न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यूअर बातें कर सकते हो। राइज इन द सुपरमार्केट्स की आप बातें कर सकते हो। जो कंजप्शन पैटर्न है, ठीक है, आप उस पर पूरी तरह से बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंजप्शन पैटर्न हमारा चेंज हुआ है विथ रिगार्ड्स टू, आप ये पॉइंट देख के एग्जांपल डाल सकते हो प्रोसेस फूड का, प्रोसेस फूड का। अब लोग खाते हैं these chips, these lays, these Pringles, तो इनके जो आलू है, जो पोटैटो है, these are of specific, I would say a specific type, जो कि एक स्पेसिफिक जगह से उगाया जा रहा है, स्पेसिफिक तरह की क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोसेस फूड। ओके, सो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। ओके, सो कंजप्शन में कैसे इन चीजों का राइज हो रहा है, राइज इन द डिमांड फॉर जीएम क्रॉप, ये बातें कर सकते हो। और व्हेन इट कम्स टू कंजप्शन पैटर्न से जो चेंज हुआ, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, तो आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर एग्जांपल देन ब्रोकोली। ठीक है ये कभी नहीं खाया गया, आप देखिए प्रोटीन के नाम पे ब्रोकोली हो गए, मशरूम्स हो गए, एंड दिस एवोकाडो। ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो लोग जो है खा रहे हैं। इससे क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज ऑल मार्केटेड। ओके, इवन द क्रॉपिंग पैटर्न से आपकी जो और भी, जैसे आप इस तरफ आइए, ब्लैक राइस, ब्लैक राइस की डिमांड बढ़ गई है कंजप्शन पैटर्न में चेंज में। ईस्टर्न यूपी के तरफ जो है काला नमक एंड ऑल दीज राइसेस आर गिविंग, जो उसको ज्यादा इनके कल्टीवेशन हो रहे हैं। क्यों? मार्केटिंग कारण, एवोकाडो, इस तरह की जो मार्केटिंग है, इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? तो कैसे आप एक्सप्लेन कर, इसी इतने सारे आपके एग्जाम्पल है, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक, मार्केटिंग, आप कुछ भी करके मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट मोर हॉर्टिकल्चर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग जा रहे हैं।
सीड्स को प्रेफर कर रहे हैं, लाइक पंपकिन सीड, चिया सीड, इन सीड्स को प्रेफर कर रहे हैं ओवर द, और आई वुड से द ओवर जो नॉर्मल फूड है उनसे ज्यादा वो सीड को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग के कारण भी प्रोसेस फूड भी बढ़ गया है, इससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी बूस्ट हो रहा है। लाइक द कंजप्शन ऑफ जो बाहरी फूड है, लाइक आई वुड से मोमोज है, चाउमीन है, एंड दीज फूड्स का इनका जो कंजप्शन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसके कारण जो है जो खेती में जो चेंजेस आए हैं फॉर दिस, लाइक व्हेन इट कम्स टू दिस सूजी एंड ऑल्सो दिस, दवा की खेती बढ़ गई है। सो दिस ऑल क्रॉपिंग पैटर्न में आपको चेंज पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, इवन गवर्नमेंट की जो पुश हो रहा है मार्केटिंग के थ्रू, गवर्नमेंट भी एक तरह की मार्केटिंग कर रही है, तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, श्री अन्न की बात कर रही है, आप इसके बारे में बात कर सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज अ मार्केटिंग डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यूएन क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाएंगे हम, तो ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, what are the direct and indirect subsidies provided to the farmer in India? Discuss the issue. A very basic question, मतलब न्यूज़पेपर में तो भटेरो बार पढ़ा है और सीधे सीधे सिलेबस से ये क्वेश्चन आया, सीधे सीधे क्वेश्चन। ओके, तो अब कहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी। ठीक है, तो डायरेक्ट में तो सीधे सीधे जो डीबीटी है, डायरेक्ट ब्रॉड ट्रांसफर, आई वुड से स्कीम्स लाइक दिस पीएम किसान। ठीक है, ये डायरेक्ट है। इसमें इनडायरेक्ट में आप आ जाओ तो एमएसपी है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एमएसपी के बाद आपकी आ जाती है ये इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिल रही है। ओके, और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी है। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है। तो होता ये है कि आप ये समझो कि आपको ये पता है कि इन चीजों से हो क्या रहा है कि लोगों का जो इंडिया के फार्मर्स का कहा जाता है कि इनपुट कॉस्ट कम हो गया है। हाँ, इवन द बफर स्टॉक जो इंडिया जमा करके बैठा है, कर लेता है इतनी एमएसपी के थ्रू, इसके कारण एमएसपी के कारण जिसका बफर स्टॉक हो जाता है, फिर उसको बेचता है दूसरे देशों में। तो आज ना कल डब्ल्यूटीओ में आप सुनते रहोगे कि जो 10% की फार्म सब्सिडी की जो लिमिट है, 10% की हमारी लिमिट है, उसको इंडिया क्रॉस कर रहा है। नॉट डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली ये कोई ना कोई कंट्री जो है ये बात पे क्लेम करती ही रहती है, कोई ना कोई कंट्री जो है इस पर क्लेम करती ही रहती है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, बफर के थ्रू, इन चीजों के थ्रू इसको सपोर्ट करती है। ओके, सो डब्ल्यूटीओ का कुछ नहीं है, डब्ल्यूटीओ के ऊपर बहुत केसेस इंडिया के ऊपर है, चाहे यूएस के फार्मर्स ने केस किया था सम टाइम बैक, इधर इंडिया के पीएलआई स्कीम पे भी होता है। ये तो चलो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है या किसान, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम के ऊपर केस हुए थे, तो डब्ल्यूटीओ के ऊपर एमएसपी के कारण बहुत से आवाज इंडिया के ऊपर उठाए जाते हैं कि इंडिया इज क्रॉसिंग इस सब्सिडी जो कि 10% अलाउड है, उससे ऊपर जा रहा है डब्ल्यूटीओ में। तो कोई ना कोई कंट्री इस पे आके इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म करता ही है और आवाज उठाता ही है। ओके, सो इन चीजों को रोकने के लिए आपका जो कंक्लूजन हो सकता है, इट कुड बी दैट हाँ कि वी नीड टू हेल्प आवर फार्मर्स। अब एमएसपी नहीं रहेगी, हाउ कैन आवर पुअर फार्मर सस्टेन, बट वी शुड आल्सो नोट दैट our policies are not discriminatory and distorting the market, and it is going against the stature of the country. इंडिया की जो इज्जत है दुनिया में, समाज में, हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए डब्ल्यूटीओ में हमारी बातें। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एक ब्रीफ डिस्कशन जो यूपीएससी के पेपर के बारे में जो आया था। आई डोंट थिंक नेक्स्ट कुछ है इसके बाद। हाँ, तो 8 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के, बहुत बढ़िया थे। एंड डू कमेंट एंड से इफ यू वांट एन मॉडल आंसर फॉर दिस। ओके, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च नहीं करता है। आई वुड से कि अभी जिनका मेंस दिया है, जिन्होंने, टेक योर टाइम, आराम से एंजॉय करें। ओके, एंड इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद आप जो है लग जाइए अपने अगले काम की तरफ, जो कि इंटरव्यू की तैयारी है। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए अपना, जिनको पता ही है
जिनका कुछ खराब किया है, जैसे ऑप्शनल खराब किया है, 10 दिन 15 दिन की छुट्टी लीजिए, नाउ गो अहेड, अपना स्किल को डेवलप कीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, एंड थैंक यू। और इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, डू कमेंट। ओके, थैंक यू।